नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत। आज हम आपके सामने जातीय जनगणना पर चर्चा करेंगे। पूरे देश में जातीय जनगणना को लेकर हलचल है और देश के जो OBC की राजनीति करने वाले रहनुमा हैं, राजनेता है, उनमें एक ख़ास तरह की बेचैनी भी है। ये बेचैनी जनता को लेकर, वोट को लेकर और अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने को लेकर है। वो जानते हैं, जो OBC की राजनीति करते हैं, कि अगर जातीय जनगणना होती है तो उनकी संख्या जो बताई जा रही है, जो दर्शाई जा रही है, उससे आगे निकल सकती है। और यही चिंता जिनके हाथ में सत्ता है, शासन है, सत्ता की बागडोर है, वो इस चिंता में हैं, इस चिंता से भयभीत हैं कि अगर देश में जातीय जनगणना की गई तो जाहिर है कि कई ऐसे जातियां हैं जिनकी जनसंख्या में विस्फोट हो सकता है और जो स्थिति सामने आएगी वो देश की राजनीति में हलचल पैदा कर देगी। इसलिए कि अभी तक देश में जातीय जनगणना 1931 के आधार पर तय है और इस नतीजे में देश की राजनीति उसी हिसाब से चल रही है। जो दबंग हैं, जिस समाज की दबंगता है, जो समाज राजनीतिक तौर पर परिपक्व है, जागरूक है, वो अपना हिस्सा ज़्यादा ले रहा है। और जो कमज़ोर हैं, जिनका समाज कमज़ोर है, जिनका नेतृत्व कमज़ोर है और जिनकी अपनी राजनीति करने वाले लोग हैं, वो कहीं न कहीं मानसिक रूप से विकलांग हैं, ये कमज़ोर हैं और अपने समाज के अहित पर आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं, सिर्फ अपने समाज की रोटी सेकते हैं और उसकी कमाई से अपना घर और परिवार को चलाते हैं और अपने घर परिवार की राजनीति करते हैं। राजनीति में सिर्फ अपने घर और परिवार की गोद भरते हैं और चांदी काटते रहते हैं। ऐसे लोग भी नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो और यही वजह है कि आप देखें कि अभी तक सिर्फ OBC को लेकर, यानी अति पिछड़ा वर्ग को लेकर अगर कोई राजनेता काफ़ी चिंतित रहा है तो वो राजनेता इस वर्ग से नहीं रहा है। OBC की चिंता कौन कर रहा है? स्वर्ण करता है, यानी VP सिंह ने अपने स्वर्ण समुदाय से वैर लेते हुए OBC की चिंता की और उन्हें लगा कि देश में OBC के हक़ को मारा जा रहा है और किसी के हक़ को मारना सही नहीं है। और उन्होंने 1990 में जब वो प्रधानमंत्री थे तो अपने प्रधानमंत्रित्व काल में OBC की चिंता की और ऐसी चिंता की कि OBC को उसका हक़ मिल गया और उन्होंने बजाफ्ता इसके लिए एक कमीशन गठित कर दिया और उस कमीशन का नाम मंडल कमीशन रखा गया। और मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट में OBC को 27% आरक्षण का लाभ मिला ताकि वो स्कूल, कॉलेज और नौकरियों में उसका उनको लाभ मिल सके। दरअसल मंडल कमीशन ने भी OBC की जो संख्या थी उसे 52% जो रखा वो 1931 की जातीय जनगणना के आधार पर ही रखा। और तब से लेकर अब तक OBC की संख्या कितनी है, मुसलमानों की संख्या कितनी है, दूसरे जाति की संख्या कितनी है, किसी को नहीं मालूम है। सब अपने आधार पर 1931 को आधार मानकर ही कम व बेशी गुना भाग कर रहे हैं। और जो जिस तरह से गुना भाग कर रहे हैं, जिनको जिस तरह से लाभ या हानि दिख रहे, उसी हिसाब से उन जातियों को या अपनी जातियों को शुमार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी हिस्सेदारी इतनी है, हमारे वोट प्रतिशत इतना है, हमारी जनसंख्या इतनी है। लेकिन सरकार में दर्ज रिकॉर्ड कुछ ऐसा है नहीं जिससे कहा जाए कि इसकी कितनी जनसंख्या है। सिर्फ 1931 के बाद से अब तक SC और ST की जनगणना होती रही है और नतीजे में ये
आंकड़ा साफ साफ तौर पर दर्ज है कि देश में दलित 15% है और आदिवासी उसका आधा यानी कि 7.5% है। यानी आप कह सकते हैं कि 22.5%, 100% में से 22.5% की जनसंख्या मालूम है, रिकॉर्ड में है, सरकार की नज़र में है, देश के सामने है कि कितनी जनसंख्या है। बाकी 22.5% के अलावा किसकी कितनी जनसंख्या है आपको नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम है कि धोबी कितने हैं, तेली कितने हैं, यादव कितने हैं, और इस तरह से जो है आप जितनी भी जनसंख्या है वो आप नहीं मालूम है कि साहनी इस देश में कितने हैं, लोहार कितने हैं, कहार कितने हैं, मोची कितने हैं। ये तो पता है कि वो दलित में आते हैं, उनकी संख्या है, और जो दलित से बाहर हैं चाहे ओबीसी में है या गैर ओबीसी में है उनकी सही जनसंख्या नहीं मालूम है। जैसे अभी भी मुसलमान की सही जनसंख्या नहीं मालूम है। एक अंदाज पर, एक आधार पर, अपने लोग गणना के आधार पर, अपने रिसर्च के आधार पर, और जनसंख्या ग्रोथ का जो एक अनुमान है, चाहे वो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत हो या और भी जनसंख्या के जितने भी सिद्धांत है, उस सिद्धांत के आधार पर लोग जो अन्वेषण करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसमें जो आंकड़ा निकालते हैं वो आप आंकड़ा पेश करते हैं। उन आंकड़ा को कुछ लोग मानते हैं, जिन्हें लाभ मिलता दिखता है उन आंकड़ों को मानते हैं, और जिन्हें हानि पहुंचती है वो उन आंकड़ों को खारिज करते हैं। और जाहिर सी बात है जिसको लेकर देश में एक हलचल है, एक चर्चा है। और आपको बता दें ये जातीय जनगणना को लेकर एनडीए में के घटक दल भी जो है वो चाहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो इसको होना नहीं देना चाहती है। अब देखिए कि बिहार में नीतीश कुमार हैं, वो एनडीए के घटक दल है, लेकिन नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना हो और इसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो नीतीश कुमार के साथ इसमें 100% सहमत है, उनके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। चाहे घूर विरोधी नीतीश कुमार के जो है वो राजद हो या दूसरे दल हों, सब नीतीश कुमार के इस पहल पर उनके साथ लब्बैक कर रहे हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं और उनके कदम से मिलाकर चलने को तैयार है। और केंद्र सरकार पर एक मजबूत अपना पक्ष देना चाहते हैं, अपना पक्ष मशहूर कर रहे हैं कि वो जातीय जनगणना जो है 2021 से शुरू हो जाए। लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, सरकार टस से मस नहीं है। और सरकार ने तो पिछले 20 जुलाई को यानी 20 जुलाई 2021 को सदन में यानी लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ कर दिया कि इस बार 2021 में जो जनगणना हो रही है, जब जातीय जनगणना हो रही है, सिर्फ एससी और एसटी की हो रही है। यानी आप कह सकते हैं दलित और आदिवासी की जनसंख्या जातीय जनगणना हो रही है, और गैर आदिवासी और गैर दलित किसी की कोई जातीय जनसंख्या की गणना नहीं हो रही है। और जब लोकसभा में कोई जिम्मेदार नेता गृह राज्य मंत्री अगर ये बयान दे रहा है तो इसके बाद साफ हो जाता है कि अब जो जातीय जनगणना हो रही है 2021 में वो नहीं हो रही है, सिर्फ एससी और एसटी की जनगणना होगी। जो पहले से तय है कि भारत में 15% दलित है और 7.5% आदिवासी है, बाकी किसी की कोई रिकॉर्ड नहीं। अब सवाल है कि सरकार जातीय जनगणना से क्यों भाग रही है। तो सरकार जातीय जनगणना से केंद्र सरकार इसलिए भाग रही है कि केंद्र सरकार जानते हैं कि अगर जातीय जनगणना करवा दी जाए तो विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। ये इसलिए कि कई जातियों की जो आज दर्शाई जा रही है जनसंख्या उससे वो कहीं ज़्यादा है, और जो बताई जा रही है उससे बहुत कम है। अब आप स्वर्ण को ले लें, कई जगह स्वर्ण की जातीय जनगणना करा दी जाए तो उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी, वो सीधे धराम से नीचे आ जाएंगे। और ओबीसी की कई जातियां ऐसी हैं कि वो उनका कि अगर जनगणना जातीय आधार पर की जाती है तो उनकी जनसंख्या में विस्फोट होगा, काफ़ी आगे होगा। उसी तरह मुसलमानों की जनसंख्या को अगर गिना दी जाए तो जो बताई जा रही है उससे कम से कम 5 से 7% बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब बढ़ जाएगा तो वो सरकार में सहभागिता भी मांगेंगे, सरकार में भागीदारी भी मांगेंगे और कहेंगे कि वो जातीयता ही नहीं बल्कि हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमें भागीदारी जाए। अब ये सरकार के लिए एक चुनौती है। तो सरकार इन बातों को न कहने के बजाय सरकार ये कहती है कि कई प्रदेश में जो जाति हैं
वो कहीं स्वर्ण हैं और कहीं पिछड़े हैं। वो एक उदाहरण के तौर पर ये सही है कि उत्तर प्रदेश को आप ले लें, उत्तर प्रदेश में बनिया स्वर्ण में आता है, लेकिन बिहार में वो ओबीसी में आता है। इसी तरह कई जगह कई जातियाँ जो हैं कहीं स्वर्ण में हैं, कहीं ओबीसी में हैं। तो ये जो सरकार जो है इसका जो है वो हवाला देकर वो बचना चाहती है, लेकिन ये सरकार जो हवाला दे रही है वो कहीं से फिट नहीं बैठ रहा। सरकार को ये समझना चाहिए कि ये तो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए सरकार इसको कह सकती है कि जिसकी जो स्थिति है, जिस सूबे में अगर उत्तर प्रदेश में बनिया स्वर्ण है तो बनिया उसको देश में कि इस सब में स्वर्ण का ही मिलेगा, और अगर बिहार में बनिया ओबीसी है तो उसको ओबीसी का ही अधिकार मिलेगा, ओबीसी के तहत ही आरक्षण मिलेगा। और जो जहाँ स्वर्ण है उन्हें स्वर्ण के हिसाब से ही वो देखेंगे, वो स्वर्ण के हिसाब से अगर आरक्षण में फिट बैठते हैं तो फिट बैठेंगे, नहीं बैठते तो बैठ। इसमें कहीं से कोई ऐसी दिक्कत नहीं जो सरकार इसको बहाना बना रही है, केंद्र सरकार इसको बहाना बना रही है। दरअसल केंद्र सरकार जानती है कि अगर ये जनसंख्या विस्फोट होता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों में एक आंदोलन होगा, जो आंदोलन बीपी सिंह के ज़माने में हो गया था, जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन आकर ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। पूरा देश सुलग उठा था, पूरा देश आग के हवाले हो गया था। और केंद्र सरकार को यही सता रहा है कि हमने जो अब तक उनके हक को मारा है, उनके आवाज़ बुलंद होगा और उनको सत्ता में भागीदारी देनी पड़ेगी और वो जागरूक हो जाएंगे तो पूरी की पूरी भारत की राजनीतिक समीकरण ही बिगड़ जाएगा, उथल पुथल हो जाएगा। और यही वजह है कि केंद्र सरकार जो है इस पर अभी ठिठकी हुई है, अभी उसको करना नहीं चाहती है। लेकिन आपको यकीन मानना होगा कि 90 साल हो गए हैं जातीय जनगणना को, 90 साल हो गए हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में 1931 में जातीय जनगणना हुई थी, उसके बाद से जातीय जनगणना नहीं हुई है। 1941 में जातीय जनगणना हुई, लेकिन उसका रिकॉर्ड तो रहा, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया था। और सिर्फ उस समय जो सार्वजनिक 1941 में भी हुआ था वो दलित और आदिवासी का हुआ था। उसी तरह 1951 में भी जातीय जनगणना हुई, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। सिर्फ रिकॉर्ड में दर्ज किसका हुआ, तो रिकॉर्ड में दर्ज हुआ आदिवासी का और दलित का। और आज भी जब से 1951 से 61, 71, 81, 91, 101, 111 तक में जो जनगणना हुई है उसमें भी आदिवासी और दलित का रिकॉर्ड है। यानी आप कह सकते हैं कि देश में सिर्फ आदिवासी और दलित की संख्या कितनी है उसका एक रिकॉर्ड है। बाकी जितने भी जातियां हैं उनका सरकार के पास या सार्वजनिक तौर पर कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। इसलिए लोग अपनी अपनी तरह से राजनीति में, रसूख में, रुतबा धनबल के हिसाब से अपनी जाति को प्रमोट करते हैं, अपनी जाति की संख्या बताते हैं। और सरकार ये दूसरे लोग उसे माने या ना माने ये उन पर निर्भर करता है कि वो उसे स्वीकार कर लें या अस्वीकार कर लें। और यही अभी तक होता आ रहा है। अब सवाल उठता है कि सरकार को आज न कल जातीय जनगणना करानी चाहिए और करानी होगी। आप यकीन मानिए कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक इंसाफ नहीं हो सकता। एक इंसाफ के लिए जातीय जनगणना ज़रूरी है। और आप ये कह सकते हैं कि जब एक अंग्रेज़ों में इंसाफ का बोध था, अंग्रेज़ों ने क्यों जातीय जनगणना कराई? इसलिए कि वो जानते थे कि शासन में किसको कितना मिल रहा, क्या मिल रहा, कितनी किसकी भागीदारी है, उसको कम से कम वो दे या न दे उसके सामने रहे, उसकी नज़र में रहे कि हम किसके साथ इंसाफ कर रहे हैं और किसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। उसे जब ज़रूरत पड़ती तो वो इंसाफ का बिगुल बजा देता, इंसाफ करता, कमज़ोर से कमज़ोर लोगों को भी इंसाफ दे देता। यही वजह आज सरकार अगर सही माने इंसाफ करना चाहती है तो सबसे पहले वो जातीय जनगणना कराए। जो निष्पक्ष सरकार होगी और जो निष्ठुर सरकार होगी वो जाहिर सी बात है कि कमज़ोरों का हक मारेगी और जातीय जनगणना नहीं कराएगी। जो निष्पक्ष सरकार होगी वो जातीय जनगणना कराएगी ताकि गरीबों को, मजलूमों को, पिछड़ों को सही माने में राजनीतिक भागीदारी मिल जाए। इसलिए जब तक राजनीतिक भागीदारी किसी को नहीं मिलती है वो जाति पिछड़ी की पिछड़ी रह जाती है। और आप देख लें कि आज कितनी जातियाँ पिछड़ी की पिछड़ी हैं, उनका अपना कोई नेतृत्व नहीं है, उनका अपना कोई लीडर नहीं है, उनके अपने कोई बोल नहीं है, उनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है। और ऐसी आवाज़ें की दबी रह जाती हैं। वो जो चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो बस मन में ही रह जाता है, उद्गार रह जाता है, लालसा रह जाता है, उनके सपने बिखर के रह जाते हैं, उनके सपने पूरे नहीं होती। लेकिन अगर जातीय जनगणना होती है तो जाहिर सी बात है उनको भी राजनीति में मौका मिलेगा और उनको उनकी सहभागिता, उनकी भागीदारी राजनीतिक तौर पर जनसंख्या के आधार पर होगी। इसलिए सरकार को चाहिए और जितने भी सोशल लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, आम आदमी हैं, ओबीसी, गैर ओबीसी जो भी लोग हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद करें और सरकार को मजबूर कर दें कि वो जातीय जनगणना कराए। लेकिन ये सरकार
निष्पक्ष सरकार नहीं है, ये सरकार को जनता के सिर्फ वोट से मतलब है, ये सरकार जनता की हितकारी नहीं है। जाहिर सी बात है कि 2021 में आपको मान के चलना होगा कि जब लोकसभा में गृह राज्य मंत्री ने कह दिया कि जातीय जनगणना नहीं होगी और होगी तो सिर्फ एससी और एसटी की होगी, गैर एससी एसटी की नहीं होगी, तो आप मानकर चलिए कि नहीं होगी। अब आप ये मानकर चलिए कि अभी से जब सरकार पर आप जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे तो आपका पक्ष सुना जाएगा और 10 साल बाद यानी 2031 में आपकी आवाज़ पर अमली जामा पहनेगी और कोई भी सरकार आने वाली जो भी सरकार होगी वो 2031 में जातीय जनगणना कराएगी। उसकी वजह यह है कि तब तक जातीय जनगणना के 100 साल पूरे हो जाएंगे और 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हो सकता है कि उस परंपरा को दोबारा जो है शुरू किया जाए। हमारे देश में ऐसे भी कहा जाता है कि 100 साल के बाद जो है वो गाड़ी का पहिया घूमता है, चाहे वो आपदा का मामला हो या जो भी मामला हो, 100 साल काफ़ी होता है और तब तक सरकारें बदलेगी, उसकी मानसिकता बदलेगी। अगर स्वर आप मुखर करते रहें, जिनको लगता है कि ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, उनको अभी से उदास नहीं होना है कि 2021 में नहीं हुआ तो हम अपनी आवाज़ बुलंद करना छोड़ दें। आप अपनी आवाज़ बुलंद करते रहिए और 2021 का जो नतीजा आपको 2031 में दिखेगा। यानी 10 साल के बाद जातीय जनगणना जो होगी आपकी मांग को ध्यान में रखा जाएगा। 2024 में सरकार बदलेगी, जो सरकार आएगी वो आपकी आवाज़ और स्वर को ध्यान में रखते हुए 2031 की स्थिति को वो 2025 से ही शुरू कर देगी, ताकि विधिवत रूप में, वास्तविक रूप में, सही माने में जातीय जनगणना शुरू हो और बेहतरीन ढंग से हो, निष्पक्ष हो, ताकि सभी जातियों का कितनी वास्तविक जनसंख्या है वो रिकॉर्ड के तौर पे दर्ज हो जाए और सही माने में दर्ज हो जाए, निष्पक्ष तौर पर दर्ज हो जाए, ताकि किसी को ये न लगे कि किसी के साथ इंसाफी हुई है और सही माने में वो जनसंख्या जिसकी जितनी है उसकी उतनी दिखाई गई है, दर्ज हुई है। और फिर राजनीतिक तौर पर राजनेताओं को भी उसे स्वीकार करते हुए और उसी अनुपात में उनको भागीदारी देनी चाहिए, ताकि राजनीति में और सत्ता में सबको समान रूप से भागीदारी मिल सके। इसलिए कि अब जब ज़रूरत है इस चीज़ की कि इंसाफ के साथ शासन हो, इंसाफ के साथ सत्ता काम करे और बेईमानी और के साथ सत्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है। उससे समाज में बिखराव पैदा होता, उससे देश जो है, जो देश सोने का चिड़िया रहा हो, आज उस देश के हाथ में कटोरा थमा दिया गया है। तो ये देश की स्थिति को बदलना होगा और फिर से इस देश को सोने का चिड़िया अगर बनाना है तो सभी को समान रूप से भागीदारी होगी। कम से कम उनकी जनसंख्या के आधार पर आप भागीदारी तय करेंगे और उस भागीदारी तय करने के लिए आपके पास कुछ आधार होना चाहिए। अभी जो आधार है, अभी जो मापदंड है वो बेमानी है, वो मनमाने तरीके से हो रहा है। सरकार और राजनीतिक दल को जिनसे ज़रूरत है, जिनसे वोट मिलना है, वो उनकी जनसंख्या ज़्यादा बता देते हैं, जिनसे वोट नहीं मिलना उनकी जनसंख्या कम करके उनकी भागीदारी को कम करते हैं, उनका हिस्सा, उनका कोटा दूसरे को सौंप दिया जाता है, जिससे सत्ता हासिल करने में आसानी हो। और आज तक यही चल रहा है। इस परंपरा को बंद करना होगा। इसके लिए हमको, आपको जागरूक होना होगा। आपकी हमारी जागरूकता ही सरकार के कान को अमेट सकती है और सरकार को बता सकती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम में वो ताकत है, हमें वो कुव्वत, हमारी इतनी जनसंख्या है कि हम तुम्हें सत्ता से बेदखल कर देंगे, हम सत्ता में तुम्हें आने नहीं देंगे। जब हमारी ये बात समझ जाएगी सरकार, तो सरकार वही काम करेगी जो हमारे हित में होगा, आपके हित में होगा। इसलिए अपने हित की रक्षा आप करें और उस रक्षा जब आप करेंगे, आप पहरेदार बनेंगे, तो जाहिर सी बात है सरकार आपके घर में चोरी नहीं करेगी, डाका नहीं डालेगी। और जब सरकार चोरी नहीं करेगी, डाका नहीं डालेगी, तो जाहिर सी बात है कि आपका भला होगा, आप राजनीतिक तौर पर मजबूत होंगे और अपनी मजबूती के लिए, अपनी मजबूती को मजबूती और मजबूती प्रदान करने के लिए आप एक हों, अपनी चट्टानी एकता रखें और इस मामले पे जागरूक रहें और सब मिलजुल कर इस पर अपना एक रवैया अख्तियार करें कि हमें हर हाल में जातीय जनगणना करानी है। चाहे सरकार आज करे, 2021 में करे, यह सरकार 2031 में करे, लेकिन 31 को आप आधार मानकर रखिए कि 31 में जो भी सरकार हो, 2031
2031 में उसको हर हाल में कराना है और आप करा के रहेंगे। इसी प्रण और वचनबद्धता के साथ आप डटे रहिए, जुटे रहिए। हमें उम्मीद है कि सरकार मजबूरन में आकर 2031 में जातीय जनगणना जरूर करेगी और जो बेहक हैं, जिनके हक को मारा जा रहा है, उनको सत्ता में हक मिलेगा, उनको जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी मिलेगी। इसी सौगंध और शपथ के साथ आप डटे रहें। हम फिर किसी दूसरे विषय पर आपके साथ मिलकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका दोस्त AR आज़ाद, संपादक दोस्त रामत। धन्यवाद, नमस्कार।